जय हिंद दोस्तों। दुनिया के अंदर जिस तरीके से उठापटक चल रही है और कहीं पर चाइना अपने दाव पेच खेल रहा है, कहीं अमेरिका का भी, इंडिया का भी, जापान से लेकर मिडल ईस्ट से लेकर हर जगह पर कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है और मैं लगातार कुछ ना कुछ इस मामले में डिस्कशन कर रहा हूं। और ऐसे में मेरा ओपिनियन अपने आप में एक ये है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है और बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार लिखते जा रहे हैं कि सर आप तो किसी भी मामले में बात को वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों सीधी सी बात यह है, मैं इतिहास के तथ्यों को एनालाइज करके और उनको आज के हिसाब से कंपेयर करके आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। भले ही वो अगले 2, 4, 5 साल में वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो वर्ल्ड वॉर है वो 2035 के आसपास तक होता हुआ आपको दिखाई दे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि 2035 के आसपास वर्ल्ड वॉर होगा तो उससे पहले क्या सिचुएशंस होंगी या किस तरीके से दुनिया तबाह बर्बाद होगी या बदल रही होगी, उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि असलियत में दुनिया के अंदर चीन और अमेरिका किस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है चीन को काउंटर करने का। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी इंफॉर्मेशन साझा ये करना चाहूंगा कि दोस्तों कोरोना के अंदर एनसीईआरटी का हमने कोर्स स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी की एक सीरीज चालू करी है जीरो टू हीरो। इसमें आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 500 रुपीज़ पर मंथ के साथ। फीस हमने इसी हिसाब से रखी है कि इस समय किसी के पास ना के बराबर या फिर यूं कहें पॉकेट सबकी खाली है, मैक्सिमम लोगों की खाली है, 2-4 अगर अमीर रह गए हों तो वो खुशकिस्मत है। तो दोस्तों ऐसे में फाइनेंशियली आपको दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फीस को पे करें और हमारे साथ जुड़ें। एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें। इससे आपकी जो जीएस होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक तौर पर मजबूत होगी। साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा कि असलियत में चेंज क्या है और प्लान क्या है अमेरिका और चाइना के बीच में। तो दोस्तों असलियत में जब जब दुनिया बदलती है तो दुनिया जब बदल रही होती है और खासकर 2 सुपर पावर्स होती हैं, तो जब सुपर पावर्स की बात की जाती है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर किसी टाइम पर उभर कर आई थी ब्रिटेन, और जब उसके सामने जर्मनी का राइज हुआ तो यहां पर यही टेंशन्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। जर्मनी का राइज जब हुआ तो उस टाइम पर यही टेंशन्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। ब्रिटेन ने अपना एक इकोनॉमिक एम्पायर क्रिएट कर लिया था। ब्रिटेन ने अपना एक इकोनॉमिक एम्पायर क्रिएट किया दुनिया में इन्वेस्टमेंट करके और ट्रेड के द्वारा। जर्मनी ने के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्तों असलियत में अगर आप यहां देखते हैं कि जब जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ और टेक्नोलॉजी के अंदर उसने कहीं ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे पहला ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजने वाले और कोई नहीं जर्मन साइंटिस्ट थे, और दुनिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देने वाले, नॉलेज देने वाले यही साइंटिस्ट थे। इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और वो छोटे छोटे वॉर्स के अंदर कन्वर्ट होते चले गए या छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट होते चले गए और छोटी छोटी लड़ाइयों में कन्वर्ट होते चले गए, तो दोस्तों यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की परिपाटी रखी गई। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 असलियत में और कुछ भी नहीं था। ये समझिए ओल्ड पॉलिटिकल पावर या ओल्ड इकोनॉमिक पावर और न्यूली राइजिंग इकोनॉमिक पावर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी जो है वो उभर कर आए एक पावर के रूप में। ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी एक पावर के रूप में उभर कर आए। ये कड़वी सच्चाई है। इट इज द रियलिटी। ये कड़वी सच्चाई है। इट इज अ बिटर ट्रुथ कि ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था। यही रीजन है कि ब्रिटेन ने हर पॉसिबल एफर्ट किया, कोशिश करी कि जर्मनी रुका रहे, और यही रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जर्मनी को खत्म किया। जर्मनी में एक्सट्रीम नेशनलिज्म उभरा जिसका बाय प्रोडक्ट हिटलर था। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ
और उस वर्ल्ड वॉर 2 ने दोनों की दोनों पावर्स को खत्म करके रख दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखते हैं ना तो जर्मनी ना ही ब्रिटेन, दोनों में से कोई भी सुपर पावर नहीं रहा। मैं सुपर पावर की गेम्स को बता रहा हूं, फिर आता हूं ये प्लान अमेरिका ने किस तरीके से बनाया है। अब आप समझिए वर्ल्ड वॉर 2 ऑनवर्ड्स यानी पोस्ट 1945 जब असलियत में पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो गया कि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, सेकंड खत्म हो गया है, तो असलियत में यहां आप देखेंगे राइज ऑफ 2 न्यू सुपर पावर्स, 2 न्यू सुपर पावर्स, 2 नई विश्व शक्तियों का जन्म हुआ और उनमें एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। अगर आप यहां पर देखेंगे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब लड़ाई चल रही थी और इन दोनों के बीच में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, एक तरीके का शीत युद्ध शुरू हुआ, ये कह रहा था कि हम कैपिटलिज्म के सपोर्टर हैं, ये कह रहा था हम कम्युनिज्म के सपोर्टर हैं। इनके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करने वाला। जब ये दोनों के दोनों एक कैपिटलिज्म और दूसरा कम्युनलिज्म के सपोर्टर होकर निकल रहे थे, तो दोस्तों यूएसए का एक आया था मार्शल प्लान। अगर आप इस मार्शल प्लान को देखेंगे तो यहां पर असलियत में ये 130 बिलियन डॉलर के आसपास का प्लान था। 130 बिलियन डॉलर के आसपास का प्लान था और इसको डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न यूरोप के लिए प्लान किया गया था कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं उन सब में किसी को भी 13,000 मिलियन डॉलर इसको कहा जाता था। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये थोड़ी फिगर्स में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मिलियन बिलियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न यूरोपियन डेवलपमेंट प्लान बनाया गया और उसके लिए 13,000 मिलियन डॉलर का मार्शल प्लान था, जो उस टाइम पर अपने आप में सबसे बड़ा था। इसका काम क्या था? ये एक तरफ दिखा रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे आपकी, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर आप हमारे साथ मिल जाओ देखने के लिए। और वही प्लान था कि इसमें रोड बनाएंगे, इसमें रेल बनाएंगे, इसमें ब्रिज बनाएंगे, इसमें स्कूल बनाएंगे, इसमें हॉस्पिटल बनाएंगे, इसमें और जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आप लोन ले लो। यहां असलियत में यहां अमेरिका ने क्या किया? इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ अमेरिका ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर जगह पर अमेरिका ने डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दी। और उसी का नतीजा था कि डॉलर पूरी दुनिया की, जिसे कहें वर्ल्ड करेंसी बन गया या इंटरनेशनल करेंसी बन गया। ये अमेरिका ने चाल चली और इसका फायदा, इस 13,000 मिलियन डॉलर का फायदा, उससे पहले अमेरिका जिसे कहते हैं ना कि फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की फैक्ट्री बनकर भी उभर चुका था। अब आप समझिए, एक तरफ अमेरिका फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सभी देश अमेरिका के पास सामान खरीदने जा रहे हैं, और अमेरिका ने सबको लोन दे दिया कि मेरे ही डॉलर लेके मेरा सामान खरीद लो और आपस में भी डॉलर एक्सचेंज कर लो। जबरदस्त डोमिनेंस थी अमेरिका की। ये जो बेनिफिट था ये 1946 से या 1947 में मार्शल प्लान आया था, तो 1947 से अप्रॉक्सीमेट 2008 के आसपास तक देखते हो तो ये 60-70 साल तक यही डोमिनेंस चला और जबरदस्त डोमिनेंस चला। पूरी दुनिया के ऊपर इसने दबाव डालकर रखा, प्रभाव बनाकर रखा। पूरी दुनिया के ऊपर जब प्रभाव बनाकर रखा तो यहां से सिचुएशंस चेंज होती हैं। 2008 टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड,
टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया या फिर यूं कहें कि रिसेशन आया, और इस रिसेशन की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो भी डूबना शुरू हो गई। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डूबना शुरू हो गई और यहां पर राइज ऑफ चाइना हुआ। चाइना इमर्ज्ड एज फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, इमर्ज्ड एज फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के सामानों का जितना भी रॉ मटेरियल या कुछ भी था वो सारे का सारा चाइना पे डिपेंडेंट हो गया। जो 1930-40 के बीच में अमेरिका पर डिपेंडेंट था, अब वो सारी चीजें चाइना पर डिपेंडेंट हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, यानी होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडेड ऑन, या फिर जिसे कहते हैं कपल्ड विद चाइना, चाइना के साथ कनेक्ट हो गई। और पूरी दुनिया से चाइना जबरदस्त बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज इन फेवर ऑफ चाइना, ये मेन बात थी, वॉज इन फेवर ऑफ चाइना। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, व्यापार संतुलन था, ये चाइना के पक्ष में जा रहा था। यानी चाइना जो है वो इमर्जिंग एज इकोनॉमिक सुपर पावर, इमर्जिंग एज इकोनॉमिक सुपर पावर। और ये वही टाइम था जब अमेरिका वॉज 2001 से लेकर 2015 के आसपास तक अमेरिका वॉज बिजी इन अफगान एंड गल्फ वॉर। अमेरिका was busy in wars, एक अफगान के अंदर अफगानिस्तान में, और दूसरी इराक में, और तीसरी सीरिया में। यानी इन तीनों जगह पर अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका के पास टाइम नहीं है ये सोचने का कि उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभर चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका जो है, जहां एक तरफ अमेरिका को देखोगे तो उसके ऊपर $27 ट्रिलियन का डेट है, कर्ज है। वहीं अगर चाइना को देखोगे तो इसके पास $3 ट्रिलियन का रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी उसके पास पैसा है और अमेरिका कर्जे में है। अमेरिका की इकोनॉमी डूब रही है। अमेरिका की इकोनॉमी एक तरीके की इन्वेस्टर इकोनॉमी बन चुकी है कि यानी अब अमेरिका वाले अपने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सारी की सारी चीज़ें दुनिया के दूसरे देशों से प्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट करके। अमेरिका के अंदर हाई लेवल टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के यूज़ को या प्रोड्यूस करने की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो चाइना में लगी हुई थी। एप्पल को देखोगे चाइना में है, बाकी जो भी अमेरिका की जनरल मोटर्स वगैरह को देखोगे तो चाइना में है। जो भी अमेरिका की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं एक डिफेंस को छोड़कर सारी के सारी चाइना में है। चाइना ने उस चीज से पैसा कमाया और साथ में वो जो टेक्नोलॉजी थी उसे चोरी करके अपनी पैरेलल कंपनीज खड़ी कर ली। एप्पल और एप्पल जैसी कंपनियों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हुआवे खड़ी है, ZTE खड़ी है। नतीजा क्या है, वो कंपनीज अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ी या कंपैरेटिवली बराबर बनी रही। और सबसे बड़ी बात, चाइनीज कंपनी को तो, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में लिबरल इकोनॉमी थी, तो चाइनीज कंपनियों को तो दुनिया की हर देश के अंदर इक्वल कंपनी के बराबर का दर्जा हासिल होता था। लेकिन बाहर की दुनिया की किसी भी कंपनीज को, बाकी दुनिया की किसी भी कंपनी को चाइना के अंदर घुसने भी नहीं देते थे मैक्सिमम को। जैसे आप बहुत सारी कंपनीज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और न जाने ऐसी कितनी, व्हाट्सअप है, न जाने ऐसी कितनी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है जो कि मतलब गूगल क्रोम से लेकर अमेरिका चाइना के अंदर घुसने भी नहीं देते।
यहां चाइना को एक लीवरेज दिया गया हमेशा, और उसका बेनिफिट चाइना ने जबरदस्त उठाया। नतीजा उसका यह हुआ कि आज के दिन पूरी दुनिया तो चाइना पे डिपेंडेंट है, और चाइना दुनिया पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा सा नहीं है। अब चाइना के पास ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व्स इकट्ठे हो गए, ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व्स इकट्ठे हो गए, यानी बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, और अमेरिका को लोन दे रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी फंड्स खरीद रखे हैं, जहां से जो चीज हो रही है वो खरीद रहा है। नतीजा उसका यह है कि आज के दिन चाइना के पास ह्यूज, और वो इकोनॉमिक पावर बन चुका है। अब इस इकोनॉमिक पावर को वो बदलना चाहेगा किसमें? मिलिट्री पावर में। अब जब वो इकोनॉमिक पावर को मिलिट्री पावर में बदलना चाहेगा, और तभी जाकर, भाई वो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन चुका है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर है, वो साइबर टेक्नोलॉजी में सुपर पावर है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर सुपर पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की फॉर्म में, मिलिट्री या आर्मी डिफेंस की फॉर्म में सुपर पावर नहीं है। यहां वो सुपर पावर कौन है? अमेरिका। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। 2015, 15 साल बहुत होते हैं, 2015 तक आते आते अमेरिका को समझ में आ गई कि तुम्हारा असली दुश्मन अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन जैसा नहीं है जो पहाड़ियों में छुपा हुआ हो। तुम्हारा असली दुश्मन वो है जो हर अमेरिकी और हर यूरोपियन और हर भारतीय या दुनिया के सभी लोगों के फोन में, टीवी में, कंप्यूटर में, कैमरा में, हर उस जगह पर छुपा हुआ है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है हर उस जगह पर छुपा हुआ है। यहां से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को बदलना शुरू किया, और यूं कहें कि दुनिया में बदलना शुरू किया। सबसे पहले तभी आप देखेंगे 2015 के बाद अमेरिका ने अपनी जो ट्रूप्स और हर चीजें हैं उसको विड्रॉ करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं स्टार्टेड challenging China in one way or the other. China in one way or the other. अब इसने धीरे धीरे चाइना को चैलेंज करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका को होश आ गया। एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना के ये जो चिप्स वगैरह हैं, चिप बनती हैं या दूसरी चीजें बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स में 4 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चाइनीज लगे हुए हैं, जो अमेरिका की सिक्योरिटी और दूसरी चीजों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारी चीजें चाइना को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही हों कैसे ना कैसे करके। आप इसका मतलब समझते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू खुद चल के अपने पास आएगी। अमेरिका डर चुका था, 2014 की रिपोर्ट है ये। वहां से अमेरिका ने बाउंस बैक करना शुरू किया और चाइना को चैलेंज करना शुरू किया। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे यहां, लेकिन अभी चाइना को बहुत सारी जगहों पर अमेरिका से काउंटर करना जरूरी था, और इस इकोनॉमिक सुपर पावर को, खुद इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इसे इकोनॉमिक सुपर पावर को इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड इन्फ्लुएंस की फॉर्म में देखना भी जरूरी था कि दुनिया पर भी प्रभाव पड़े और वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ये कंट्रोल करे। और जैसे डॉलर है ऐसे युआन को भी एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए। चाइना ने पूरी कोशिश की और उसी का एक आउटकम चाइना ने निकाला, BRI. This BRI was the master stroke of China to dominate this world. समझे? मास्टर स्ट्रोक ऑफ चाइना टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड।
समझे? इसमें इसने क्या करा, इस BRI के थ्रू, इसने BRI के थ्रू दुनिया के हर देश को यह कहा कि आप अपने, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया था। जब अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया तो वैसा ही BRI आया। मार्शल प्लान क्या था कि जितना भी पैसा है ले जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है, आप डेवलपमेंट करो, ले लेंगे आराम से कर्जे के फॉर्म में। वही चीज अब चाइना कर रहा था। 1.5 या 1.6 ट्रिलियन डॉलर का, 1.6 ट्रिलियन डॉलर का एक प्लान बनाया। अपने आप में बहुत ज्यादा है ये। और ये कहा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे। भाई अमेरिका ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान बनाया था सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के लिए। अमेरिका ने वो प्लान बनाया था सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के लिए, लेकिन चाइना ने प्लान बनाया पूरी दुनिया के लिए। और असलियत में चाइना ने मेनली फोकस उन देशों को किया जो कि इग्नोर्ड सिचुएशन में थे, लेकिन पुअर थे और वीक पॉलिटिकल सिचुएशन था, वीक पॉलिटिकल सिनेरियोज थे वहां पर, जो गरीब थे, जहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो कमजोर था, वीक था। और सबसे बड़ी सिचुएशन ये कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थे, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थे और वो इन नीड ऑफ मनी, इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, गरीब देशों को उठाया, उन सबको कहा आप हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करो, आपके यहां हम रोड बनाएंगे, आपके यहां हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, हम आपके यहां पावर हाउस बनाएंगे, हम आपके यहां ब्रिज बनाएंगे, हम आपके यहां पोर्ट बनाएंगे, हम आपके यहां और भी जो भी चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे और जो भी ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें हम बना कर देंगे। ये किस फॉर्म में था? खास बात ये, अमेरिका ने दिया था वो सारी चीजें एड की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में नहीं दिया था, मदद की तौर पे दिया था। अमेरिका ने, चाइना ने ये सारी की सारी चीजें दी डेट की फॉर्म में, कर्ज की फॉर्म में। उसके बाद अब चाइना ने उसी कंट्री में, जिस कंट्री में BRI था, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो अपने फेवर में करना शुरू किया। जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने फेवर में किया, अपने देश की कंपनीज को कंसेशन दिलाई और दूसरी चीजें दिलाई, जिसका बेनिफिट यह होने लगा कि चाइना की इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन था या सामान था वो उन देशों तक आराम से भर भर के पहुंचने लगा और दुनिया का कोई भी देश उस अमेरिका चाइना को अब काउंटर करने की सिचुएशन में नहीं था। अब जैसे ही BRI इकोनॉमिक पॉलिसीज में कन्वर्ट हुआ, यहां से ह्यूज बेनिफिट टू चाइनीज इकोनॉमी वंस अगेन, बेनिफिट टू चाइनीज इकोनॉमी वंस अगेन। चाइनीज इकोनॉमी के अंदर दोबारा से बेनिफिट होना शुरू हुआ और यकीन मानिए इस BRI से किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, बहुत जल्दी उस देश को मिल जाते, चाइना को मिल जाते। मान लिया कोल डेवलप करना है, चाइना कर देगा, रेल रोड डेवलप करना है, चाइना कर देगा, कोल निकालना है, चाइना को ठेका मिल गया, पेट्रोल निकालना है, चाइना को ठेका मिल गया, कॉपर निकालना है, चाइना को ठेका मिल गया, आयरन निकालना है, चाइना को ठेका मिल गया। सारे ठेके चाइना को मिलते जा रहे थे। चाइना का दुनिया के बड़े हिस्से के रिसोर्सेज पर कब्जा हो गया। नतीजा क्या? और सबसे बड़ी बात, यहां चाइना ने दुनिया को दिया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे बेनिफिट यह हुआ वो पाकिस्तान से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर, यूरोप के कंट्रीज तक और इधर से लेकर पोलैंड तक, और
पोर्ट सिटीज से लेकर, अगर आप देखते हैं, समझे, दुनिया के अलग अलग देशों के पोर्ट से कनेक्ट होकर पूरी दुनिया के ट्रेड रूट से जुड़कर कब्जा कर लिया। नतीजा क्या हुआ कि एक तो रोड्स मिले और दूसरी तरफ इसने क्या किया, डेट दिया, और उस कर्जे को देखकर एक जाल जो बुना उसे कर्ज का जाल कहा गया। कर्ज का जाल कहा गया, डेट ट्रैप कहा गया। कर्ज का जाल। इस कर्ज के जाल में क्या था दोस्तों, असलियत में श्रीलंका जैसे देश को $13 बिलियन का कर्ज दे देना, इतनी उसकी पूरी इकोनॉमी नहीं है। मालदीव्स वाले देश जैसे देश को $3 बिलियन का कर्ज दे देना, जहां पॉपुलेशन ही 3-4 लाख है। पाकिस्तान जैसे देश को $60 बिलियन का कर्ज दे देना, और ईरान जैसा देश जिसकी इकोनॉमी बहुत हालात खराब में है, $400 बिलियन का कर्ज दे देना। यानी कोई बंदा 15,000 रुपए महीना कमा रहा है और उसे आपने 15 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसके पास है। 15 लाख रुपए कर्ज पे देकर उसके ब्याज को काउंट करके उसने आपने 30-35 लाख रुपए कर दिए, और अब कह रहे हैं कि या तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर या फिर मेरा कर्ज वापस कर ब्याज समेत। अब ना तो प्रॉपर्टी मिल रही ना, अब या तो पैसा तो दे नहीं सकता। 15,000 रुपये देने कमाने वाला, महीना कमाने वाला अपने घर का खर्चा चलाएगा या 30 लाख रुपए कर्जा उतारेगा। ऐसे में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया गया, और दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल है कि चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो के अंदर कॉलोनी, चाइनीज कॉलोनी बसाने का जो प्लान किया है, हम्बनटोटा पोर्ट और चाइनीज कॉलोनी बसाने का जो प्लान किया है वो जबरदस्त है। $13 बिलियन से अब कर्ज दे रखा है श्रीलंका को, श्रीलंका के बस की है नहीं। अब इस हम्बनटोटा पोर्ट का फायदा क्या हुआ, ये डेट ट्रैप ही तो था कि छोटे से देश को आपने इतना सारा कर्ज दे दिया, यहां चाइनीज आर्मी को अपने जहाज खड़े करने, पनडुब्बियां खड़ी करने की जगह मिल गई। यहां अमेरिका है, यहां इंडिया है, यानी इंडिया और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सबके ऊपर नजर रख सकता है कम से कम। इसी तरीके से केन्या के अंदर लामू पोर्ट, तंजानिया के अंदर, सोमालिया के अंदर, जिबूती के अंदर, ओमान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, म्यांमार के अंदर सिदवे पोर्ट, कोको आइलैंड्स वगैरह सब जगह पर कोई ना कोई पोर्ट बना रखा है। सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर चाइना का एक तरीके से होल्ड हो चुका है। यानी बीआरआई आया, बीआरआई से इसने डेट ट्रैप, बीआरआई से डेट ट्रैप कब्जा, और डेट ट्रैप से कैप्चर, डेट ट्रैप से डोमिनेंस ओवर द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, ओवर द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, लोकेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के देशों के ऊपर, इस दुनिया की रणनीतिक जगहों के ऊपर कब्जा जमा लिया। यहां से सोचकर देखिए, इकोनॉमिक पावर ये है, इकोनॉमिक पावर ये है, टेक्नोलॉजी के मामले में ये डोमिनेट कर रही है। इकोनॉमिक पावर खुद है, टेक्नोलॉजी के मामले में डोमिनेट कर रहा है, और भी स्ट्रेटेजिकली सिचुएशंस के ऊपर कब्जा हो चुका है। तो ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है। ये वीडियो बहुत पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन बहुत से लोग जो अब नया नया इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना का मास्टर स्ट्रोक। अब अमेरिका इसे काउंटर करने की कैसे कोशिश कर रहा है, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज ही अपलोड होगा। धन्यवाद।